आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान की। जेएमएम नेता के दावे से घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे महाराष्ट्र में एमवीए में सीटों पर बनी सहमति को, वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक से विपक्ष के वॉकआउट को, जानेंगे चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में करेंगे शिरकत। पीएम शहबाज शरीफ के साथ करेंगे डिनर। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर और स्टेट कोऑर्डिनेटर की घोषणा। लिस्ट में 11 लोगों के नाम शामिल। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत को मिली जिम्मेदारी। बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान। यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी बसपा। मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। शेयर बाजार में गिरावट। 152 अंकों की गिरावट के साथ 81,820 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 70 अंकों की गिरावट के साथ 25,057 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावी तारीखों को लेकर कई दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। तो क्या है विधानसभा चुनाव की तारीखों का पूरा शेड्यूल, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। झारखंड की बात की जाए तो वहां 5 जनवरी 2025 को सदन का कार्यकाल खत्म होगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में नामांकन करने की तारीख 20 अक्टूबर तय की है। वहीं इसकी आखिरी तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। लेकिन यूपी के मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव नहीं होगा। इसके साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में सियासी दलों ने कमर कस ली है और तैयारियों में लग गए हैं। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ 13 राज्यों में उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही विवाद शुरू हो गया। दरअसल सुबह खबर आई कि चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखें बताएगा। लेकिन एक दिन पहले ही इसे लेकर बीजेपी नेता ने सब कुछ बता दिया, जिससे अब विपक्षी दल भड़क उठे हैं। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाता रहा है। अब एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों के निशाने पर है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी को इसकी खबर पहले कैसे मिल गई। झारखंड से जेएमएम नेता मनोज पांडे ने ये सवाल खड़े किए हैं। पांडे ने पूछा है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को ये कैसे पता चला कि मंगलवार को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर रहा है। हिमंता ने कहा था, कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, काल परसों। इसके बाद मनोज पांडे का बयान भी सामने आया है। पांडे का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। इसके साथ ही जेएमएम ने इसी मुद्दे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जहां एक और पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव तारीखों के बारे में पहले ही सब कुछ पता होने का आरोप लगाया, तो वहीं साथ में ये भी कहा कि बॉस ने सब सेट कर दिया है। क्या सीन है ईसीआई, कुछ कहिएगा।
सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं कि आखिर हिमंता को पहले से ही ये खबर कैसे हो गई कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हो रहा है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड, महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तो वहीं जम्मू कश्मीर, जहां 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम सामने आए थे, वहां सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे हैं। तो क्या है शपथ का कार्यक्रम, देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आर्टिकल 370 हटने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू कश्मीर की ये पहली सरकार होगी। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बनेंगे। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसकी जानकारी उमर ने खुद अपने एक्स अकाउंट से दी। अब इस समारोह के लिए पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, एनसीपी, एससीपी शरद पवार जैसे नेता शामिल होंगे। वहीं कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के साथ 10 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, जिसमें कांग्रेस से 2, सीपीएम से 1, बाकी के 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस से होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम कर लिए हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने किए हुए वादों को उमर अब्दुल्ला कितना पूरा कर पाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली निर्वाचित सरकार होगी। नजरें इस बात पर होंगी कि कश्मीर से कितने मंत्री बनेंगे और जम्मू से कितने। तो नजरें 16 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक पर भी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में तस्वीर साफ होगी। तो किस दल को मिल सकती हैं कितनी सीटें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। अब इस बीच महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर खबर सामने आई है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है, जिसकी आधिकारिक बैठक कल शाम 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होगी। बता दें कि इस सीट बंटवारे में कांग्रेस को 105 से 110 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 100 से 105, तो वहीं एनसीपी शरद पवार को 75 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है। इसे लेकर कल शाम को महाविकास आघाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक रूप से सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकती है। सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान के बाद तीनों ही दल फिलहाल इन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे से लेकर चुनाव की तैयारियों में एनडीए से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में इस बार तीखा टकराव दिखाई दे सकता है, इसके संकेत मिलते भी दिख रहे हैं। तो वहीं टकराव के हालात जेपीसी की बैठक में भी दिख रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी में चर्चा चल रही है, लेकिन जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष के सदस्यों की टिप्पणियों को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, जिससे केंद्र सरकार भी बैकफुट पर है। हालांकि विवाद को शांत करने के लिए ही इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया, लेकिन अब वहां भी मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बैठकों में लगातार विवाद हो रहा है और ये विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक सदस्य ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भी विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया था। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिलीप सैकिया, अभिजीत गांगुली और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने को लेकर इन लोगों में तीखी बहस हुई। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ही नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का आरोप है कि विपक्षी सांसद अध्यक्ष को ही बुरा भला कह रहे थे। दरअसल 14 अक्टूबर को कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपप्पाड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। इस पर ही विपक्ष आपत्ति जता रहा है। लगातार 2 दिन तक बैठक में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब विपक्ष क्या रणनीति बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सत्ता पक्ष की मनमानी के चलते विपक्ष को बार बार बैठक का वॉकआउट करना पड़ रहा है। जेपीसी की बैठक में टकराव के हालात हैं, तो रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है। इस कमेटी में राहुल गांधी भी सदस्य हैं और उन्होंने भी बैठक में हिस्सा लिया। तो क्या हुआ फैसला, देखिए रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच 4 साल से भी अधिक वक्त से सीमा पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई बैठक भी हुई हैं, लेकिन सीमा को लेकर चल रहा विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। इस बीच रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भी चीन का मुद्दा उठा।
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 3 सदस्यों ने चीन मुद्दे को लेकर बातचीत की राय दी। रक्षा मंत्रालय की समिति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सदस्य हैं और बैठक में वो भी शामिल हुए। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों को डिस्कस करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्रालय स्टैंडिंग कमेटी के लद्दाख विजिट को लेकर भी सजेशन दिया गया। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा है कि लद्दाख में चीन बॉर्डर पर क्या स्थिति है, इसके बारे में देश को सही जानकारी मिलनी चाहिए। पीएम मोदी भले ही दावा करते हो कि हिंदुस्तान की सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी दूसरे देश ने कब्जा किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक जो दीपावली के बाद बुलाई जा सकती है, उसमें सांसदों के लद्दाख दौरे पर सहमति बन सकती है। लद्दाख बॉर्डर की स्थिति सांसद देखेंगे, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं चर्चा इस वक्त चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की तरफ से जनता को दी जाने वाली तमाम आर्थिक फायदे की घोषणाओं की भी हो रही है। इसी से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इसे राजनीतिक भाषा में फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। चुनावी रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल कर्नाटक के निवासी शशांक जे श्रीधर ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता की मांग है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के जरिए विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त तोहफों और सौगात का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए और मुफ्त सौगात पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाए। साथ ही इस मामले में प्रभावी कदम उठाए जाएं और मुफ्त उपहार के चलन को रोका जाए। याचिकाकर्ता के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत रिश्वत माना जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने की वजह से सरकारी राजकोष पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है और ये सब बेलगाम हो चुका है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये मुफ्त की सौगात बंद हो सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मुख्य चुनाव आयुक्त जो मोदी सरकार की जीत का मुख्य हीरो है ने अपनी सफाई दी है और ईवीएम को सही बताया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं बताई है। उनसे इस बात के लिए यही तो उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ नए शेर सुनना चाहते हो तो अलग बात है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।